नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक घर का सपना हर व्यक्ति के लिए इसे पूरा करना बहुत जरूरी और हर व्यक्ति इसे बड़ी शिद्दत से देखता है और कई दफे ये पूरा होता है सपना और कई दफे बिना पूरा हुए ही जिंदगानी गुजर जाती है। लेकिन इस वाकये के बारे में आप क्या कहेंगे कि सपना पूरा भी होता है मुंबई जैसे शहर में और उसके बाद ये हकीकत सामने दरवाजा खटखटाती है उस घर के कि ये घर आपसे छीना जाएगा क्योंकि कानूनी रूप से ये अवैध है। सपना पूरा भी है और सपना टूट भी रहा है और ये हकीकत है मुंबई के वर्ली इलाके के कैंपा कोला कंपाउंड के 9 बिल्डिंग्स इस तरह से बने हुए अवैध और इन फ्लैटों को खाली करने की मियाद आज खत्म। सोसाइटी के अवैध फ्लैट के मालिकों को अपना मकान खाली करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 102 परिवार जो इन फ्लैट्स में रह रहे थे अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं, मगर कई ने अब तक घर की चाबी नहीं दी है। माहौल वहां पर काफी भावनात्मक, लोग बेघर हो रहे हैं, मध्यम वर्गीय सोसाइटी ये, और कई लोग उनकी मुश्किलों को देखकर समर्थन में उतर आए हैं। सबसे प्रमुख लता मंगेशकर, भारत रत्न, और उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मन से प्रमुख राज ठाकरे भी आगे आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि यह उचित नहीं है। आखिरकार किसी आशियाने के उजड़ने का दर्द जो होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है और यह उचित नहीं है। लेकिन कानून है और बिल्डिंग बायलॉज को जिस तरह से दरकिनार किया गया, बिल्डर, सरकारी तंत्र, क्या वो लोग अगर दोष में हैं तो फिर नुकसान और खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा या फिर गलती आम लोगों की भी है। यह बहस चलती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और इसीलिए मानना पड़ेगा। लिहाजा घर खाली करना होगा, लेकिन किसी का आशियाना बिखरने का दर्द क्या होता है यह आज इस सोसाइटी में दिख रहा था। मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी के लोग आपको बता पाएंगे कि आखिरकार उनकी भावनाएं आज किस कदर हैं और किस तरह से जिंदगी भर की कमाई के साथ उन्होंने जो छत प्राप्त किया था वही छिन जा रहा है और किस तरह से वो बयां हो रहा है, उसे जरा इस रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। आशियाना लुटने का दर्द क्या होता है, कोई कैंपा कोला सोसाइटी के इन निवासियों से पूछे। पल भर में इनकी दुनिया तबाह हो गई। ये है उदय सिन्हा। कैंपा कोला सोसाइटी के इसी फ्लैट में इन्होंने अपना सुख दुख सब बिताया और आज इन्हें न चाहते हुए भी अपने आशियाने को छोड़ना पड़ रहा है। हमारे पास और कोई जगह नहीं रहने के लिए, एक ही जगह है। मैं अभी 69-70 ईयर्स का हो गया हूँ और मेरा जॉब भी छूट गया है इसके कारण। उदय सिन्हा की पत्नी इस बेबसी पर अपने आंसू रोक नहीं पा रही। 75 साल की उम्र में उन्हें अपने गुजर बसर का सवाल सता रहा है। बिना घर की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा, इसे सोचकर उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। अभी तो कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मेरी छोटी लड़की कह रही है मेरे पास आओ, लेकिन उसके ससुराल वाले उस घर में रहते हैं, बेटी के ससुराल में। कहाँ जाके रहेंगे? बम्बई में कोई किसी का घर इतना बड़ा नहीं है जो हमारे 5 लोगों का परिवार हो और उसको लाके रख ले अपने पास। ये है 50 साल की सुशीला राठी। पति मरीज है और घर का गुजारा इसी फ्लैट के किराए से पूरा होता है। जिंदगी के इस मोड़ पर अब ये सहारा भी उनसे छिन गया है। मन दिल नहीं मानता है, इतना घर छोड़ के कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पे, ये पता नहीं। कैंपा कोला सोसाइटी के बेदखल होने वाले इन लोगों को केंद्र में बनी हुई सरकार से आस थी, लेकिन अब वहाँ से भी कोई आसरा मिलता नहीं दिख रहा। नरेंद्र मोदी से होप है, वो संसद में बोलता है सबको मकान बना के दिए जाएंगे, पर पता नहीं, हमारे तो उजड़े जा रहे हैं अभी। कैंपा कोला सोसाइटी के निवासियों की सारी उम्मीदें एक एक कर खत्म हो चुकी हैं। सिस्टम के सितम और बिल्डर्स के धोखे का खामियाजा आज इन्हें चुकाना पड़ रहा है। समय के लिए मुंबई से सरोजनी श्रीहर्ष। सिस्टम का सितम, आखिरकार कहीं न कहीं कोई गलती हुई है और उस गलती की सजा यह है कि मकान छोड़ना है। लेकिन आखिरकार कानून तो हमने ही बनाया था और उस कानून के पास में हम ही फंस भी गए हैं और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें उस कानून का पालन किसी और ने नहीं किया, नुकसान किसी और को भरना पड़ रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इस सोसाइटी में रहने वाले लोग आखिरकार इस बात को जानते नहीं थे कि जो हो रहा है वो गलत है और कभी न कभी मुश्किलें हमारे सामने आएंगी। वो लोग जिन्होंने सिस्टम को घुमा फिराकर
फायदा उठाया वो आसपास नहीं है। आसपास वो 102 परिवार हैं जिन्हें शायद आज की रात बड़ी भारी होगी, क्योंकि मियाद खत्म हो गई है, घर छोड़ना है, भावना उन्हें घर छोड़ने नहीं दे रही है और उस बिल्डिंग में वो जमे हुए हैं, चाबी देनी है। लेकिन आखिरकार किस कदर अपने आप को अलग कर पाएं उस कैंपा कोला सोसाइटी से, समझ उन्हें नहीं आ रहा है। और ऐसे में कानून के हाथ बंधे हुए हैं, कानून की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। लेकिन ये जो सिलसिला है कि आखिरकार बिल्डिंग बायलॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं और जिन्हें घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर बिल्डर फायदा उठाते हैं अथॉरिटीज के सहयोग से, यह सिलसिला केवल मुंबई का नहीं है। राज ठाकरे ने कहा थाने में भी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं और उनका क्या होगा और क्या यह उचित होगा कि सजा जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें दी जाए। और यहां आपको हम बताएंगे कि मुंबई के कैंपा कोला सोसाइटी के अलावा अगर थाने हैं तो फिर दिल्ली और नोएडा एनसीआर में भी ऐसे कई सोसाइटीज हैं जिन पर गाज गिर चुकी है। हम आपको याद दिला दें कि फ्लैट खरीदे तो सोच समझ के खरीदे, क्योंकि आखिरकार नोएडा में भी करीब 25,000 लोगों का फ्लैट मिलने का एक सपना अधर में लटक गया है। आपको याद होगा ग्रेटर नोएडा या यूं कहें कि नोएडा एक्सटेंशन का जो मामला है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी का फैसला बिल्डरों के साथ साथ आम लोगों पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। एनजीटी ने 2013 को अपनी फैसले में कहा था कि ओखला पक्षी विहार के कुछ किलोमीटर का दायरा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है, ऐसे में यहां बन रही इमारतों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। और ऐसे में सवाल फिर वही भुगतना पड़ा है उन लोगों को जो बिना जांच परख के अपनी गाढ़ी कमाई इन बिल्डरों को दे देते हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों नोएडा में ये कहानी, और उसके पहले अगर आप चले 2011-2012 में तो आपको याद होगा कि जमीन अधिग्रहण उचित तरीके से नहीं हुआ था, तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में कई फ्लैट ओनर्स को अभी तक मकान नहीं मिल पाया है, जिसके लिए उन्होंने आंशिक रूप से पेमेंट भी कर दी है। बिल्डर बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसान अदालत चले गए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और तकरीबन 25,000 लोग अपने फ्लैट्स के इंतजार में हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती बस इतनी कि फ्लैट को जल्द से जल्द और सस्ते से सस्ते प्राप्त कर लेने में उनकी कोशिश ये होती है कि कुछ नियमों को वो अनदेखी कर देते हैं और नतीजा वही जो आज हमें कैंपा कोला सोसाइटी मुंबई वर्ली में दिखाई पड़ रहा है। और यहां ये मुश्किल और ये दुश्वारी अगर आम लोगों को झेलनी पड़ रही है तो फिर कहीं ना कहीं हालात कुछ ऐसे हैं आज की तारीख में कि मुश्किलें बहुत हैं। गर्मी, कानून व्यवस्था और ये तमाम बातों के बीच इस तरह की एक और खबर जिसमें कि रेजिडेंट्स को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं मुंबई में। आगे बढ़ते हैं क्योंकि खबर बहुत बढ़िया नहीं। दिल्ली के खानपुर में कांग्रेस ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर आज प्रदर्शन किया है और इस तरह के प्रदर्शनों की जरूरत क्या है, ये सवाल उठते हैं क्योंकि आखिरकार जो बुनियादी हक है उसके लिए भी अगर सड़कों पर उतरना पड़े तो फिर फायदा क्या है। 8 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है शहर में, देश की राजधानी दिल्ली, और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। राजनीति तो बीच में आएगी ही और राजनीति आ गई है। कांग्रेस ने बिजली कटौती को लेकर विरोध में नारे लगाए और आगजनी भी की। और याद करिए वो दौर जब बिजली को ही सवाल बनाया गया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव हो रहे थे और किसी ने कहा था 50% कम कर देंगे हम बिजली का खर्चा, आम आदमी पार्टी। किसी ने कहा था 30% कम कर देंगे खर्चा, लेकिन आखिरकार उस वक्त खर्चा कम करने की बात आई थी, उपलब्धता पर कोई सवाल नहीं था। आज खर्चे की बात छोड़िए, बिजली मुहैया ही नहीं है और लोग सड़क पर हैं, पुतले जला रहे हैं। और इन सब के बीच इस मसले ने एक दबाव पैदा कर दिया है केंद्र की नई सरकार पर। दिल्ली में फिलहाल कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार चला रहे हैं और कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जब सरकार चलाते हैं तो परोक्ष रूप से दरअसल केंद्र की सरकार ही सरकार उस राज्य में चलाती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार मानी जा रही है। और ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस को मौका है, आम आदमी पार्टी को भी मौका है राजनीतिक तौर पर इस मसले को भुनाने का और एक दबाव केंद्र की नई सरकार पर। और शायद इसीलिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कल रात दिल्ली के कई प्लांटों का औचक निरीक्षण किया। पीयूष गोयल नए ऊर्जा मंत्री और दिल्ली की बदहाली पर वो घूम घूम कर जायजा लेते नजर आए, लेकिन उन्होंने इसका ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फोड़ा और कहा कि ये जो अव्यवस्था है दरअसल ये विरासत में मिली है।
हमारे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष जी, और उस समय रात में दिल्ली में निकले हैं औचक निरीक्षण के लिए। हम पीयूष जी से पूछते हैं कि क्या क्या उन्होंने पाया इस दौरान। पीयूष जी, आप यहाँ पर आए, क्या क्या मिला आपको, क्या चीजें देखी? मैंने कल जब पूरी रिपोर्ट ली थी दिल्ली की समस्या की, राज्य सरकार ने हमसे कहा था कि आप हमें हेल्प करिए। वैसे केंद्र का विषय नहीं है, इट्स स्टेट सब्जेक्ट, फिर भी हमने देखा और जो जो समस्याएं दिखी बड़ी गंभीर थी। कई टावर्स तूफान में टूट गए थे, लाइनें खराब हो गई थी, गर्मी के कारण डिमांड बहुत ओवरलोडेड बढ़ गई थी और सिस्टम ओवरलोडेड था। और पता चला कि 15 वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ने के कारण जितनी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी होनी चाहिए उससे लगभग 20-25% कम थी दिल्ली में। विरासत में मिली है ये समस्या हमें, और इसीलिए ये मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन जब ये बात कही जाती है तो कांग्रेस पलटवार भी करती है और कहती है पिछले 15 सालों में हमने जो सरकार चलाई दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार, उसमें नो पावर कट सिचुएशन थी, राजधानी में बिजली नहीं कटा करती थी। फिर किस तरह की बात कही जा रही है, विरासत में बिजली नहीं कटा करती थी। और इस तरह के दावे जो पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वाले किया करते थे बिजली को लेकर, अब दावे करने की बारी कांग्रेस की है। और देखिए किस तरह से जवाब दिया जा रहा है जब यह कहा जाता है कि आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, क्योंकि आपका विपक्ष यही कहता है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी यही कहती है। तो जवाब भी सुनिए क्या आता है। देखिए, बहुत चिंता की बात है, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि दिल्ली जो ऑलमोस्ट पावर शेडिंग फ्री हो गया था, उसके अंदर 7 महीने में ऐसे हालात बिगड़े हैं कि आज दिल्ली के लोग जो है पानी के और बिजली के लिए त्राही त्राही मांग कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो पिछले चुनाव में दिल्ली के लोगों को गुमराह कर गए। एक पार्टी कह रही थी 30% बिजली सस्ती करेंगे, एक पार्टी कह रही थी 50% बिजली सस्ती करेंगे। आज हालात ये हैं कि बिजली पहले से महंगी हो गई है और आ भी नहीं रही है। तो दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये जानने की भी कोशिश की गई अरविंदर सिंह लवली से कि अगर विरासत में मिली है, ये बात कही जा रही है, तो आपका जवाब क्या है। उन्होंने कहा बिजली कभी 15 सालों में कटा नहीं करती थी और हम इस मुद्दे को उठाकर राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति तो तब हुई थी जब कहा गया था 50% बिजली के जो रेट्स हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल रेट कम करने की बात छोड़िए, बिजली ही नहीं है, 50% क्या कम होगी। कांग्रेस को एक जबरदस्त मौका यहां दिल्ली में बिजली को लेकर, और बिजली के हालात केवल दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत या यूं कहें कि पूरे देश में ही खराब है। उत्तर प्रदेश भी झेल रहा है इस समस्या को, और दबाव लगातार मुख्यमंत्री और प्रशासन पर। और इन सब के बीच निवेश को और ज्यादा आकृष्ट करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में आए थे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की दिल्ली में, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे के तहत शिष्टाचार भेंट थी ये मुलाकात आज उनकी, और यूपी सरकार केंद्र से मदद की उम्मीद रखती है। तमाम समस्याएं हैं, खासतौर पर बिजली की समस्या। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री को जीत की बधाई देने आए थे, लेकिन अखिलेश ने उम्मीद ये भी जताई है कि पहले जिस तरह से राज्य को विकास के कार्यों के लिए मदद मिलती रही थी वो लगातार मिलती रहेगी। सवाल लाजमी था लगातार रेप की वारदात पर। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारों को लगातार कानून व्यवस्था पर काम करना पड़ता है। वैसे उन्होंने दावा भी किया कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में काफी हद तक यहां के कानून व्यवस्था के सही रहने के कारण सफल माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान 63,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। गेल, आईओसी जैसी कंपनियां अगर आ रही हैं तो वो जानती हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है, और शायद इसीलिए दूसरे राज्यों की बजाय उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और जाहिर तौर पर उनका निशाना मीडिया पर था, खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, यह कहना था। और सबूत के तौर पर उन्होंने बार बार दावा किया और कहा कि इन्वेस्टर, निवेशक तभी आते हैं राज्य में जब हालात बेहतर होते हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने और हालात ठीक किए हैं कानून व्यवस्था की, और इस कारण से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लोग पहुंच रहे हैं। तो मैं समझता हूं कोई भी सरकार होगी उसको लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार काम करना पड़ेगा। कोई बात मैं ऐसी नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं किस रेफरेंस में कहूंगा उसको किस रेफरेंस में आप दिखाएंगे, लेकिन क्या दिखाओगे ये कहना अखिलेश का। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक राजनीतिक विषय बन गया है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। महाभारत छिड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने यूपी सरकार को बर्खास्त करने की लगातार मांग की है। बीएसपी ने भी इस तरह की मांग की है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश
एक बहुत ही विशाल राज्य है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। इस पर बहस होनी चाहिए और उसके बाद ही कानून व्यवस्था जैसी चीजें बेहतर हो सकेंगी, सुविधाएं मुहैया कराने की बात बेहतर हो सकेगी। उत्तर प्रदेश को लेकर जो लगातार बहस चल रही है, उसमें ये जो दो व्यू पॉइंट सामने आए हैं, इसे आप भी सुनिए। इस राय का हूं कि उत्तर प्रदेश को अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाए ताकि उत्तर प्रदेश का प्रशासन ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ये चाहती रही है कि छोटे छोटे स्टेट बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए और उसे छोटे स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो अखिलेश यादव हैं वो रिजाइन करें, उनकी पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट हो। नए सिरे से जिस प्रकार से जो मैंडेट उनको मिला है था समाजवादी पार्टी को, उस मैंडेट की का कदर करते हुए नई सरकार या नए मुख्यमंत्री आए और उसके बाद जो पुलिस का जो राजनीतिकरण हुआ है उसको मेरिट के आधार पर उसमें पुलिस की भर्ती हो, वहां पे नियुक्तियां हो। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और सियासी तौर पर इस तरह के मिजाज की एक वजह यह भी है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 73 सीटों पर या तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है और इस कारण से सियासी तौर पर जबरदस्त तरीके से हमले बोलती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हार अगर समाजवादी पार्टी की हुई है तो जबरदस्त हार कांग्रेस की भी हुई है। सिर्फ 2 सीटें 80 सीटों में से कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में, और वही हाल कमोबेश पूरे देश में, सिर्फ 44 सीटें। हरियाणा में 10 में से 9 सीटें हार गए, सिर्फ 1 जीत पाए। और ऐसे में जबकि आने वाले दिनों में राज्य में विधानसभा चुनाव है, हार का ठीकरा भी फोड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में तैयारियां कैसी हों इस बात पर भी बहस है। और इन सब के बीच आज राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले पर अपना ध्यान दिया, रुख किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बने रहेंगे इस बात को लेकर आज एक बैठक भी हुई। और बैठक इस बात को लेकर भी हुई कि क्या आने वाला चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि विरोधी हैं और विरोधी वीरेंद्र सिंह भी हैं, विरोधी कुमारी शैलजा भी हैं। राहुल गांधी का ध्यान गया और उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसियों के इस विरोध को ध्यान में रखते हुए ये बैठक की है। और बैठक के बाद तय क्या होगा आने वाले दिनों में इस बात का पता लगेगा। राहुल ने बैठक की है, बैठक के बाद शैलजा ने ये बात कही है कि देखिए, हमें तो कहा यही गया है कि अब मीडिया में कोई बात न की जाए, लेकिन जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो ऐसी बातें हैं हम बार बार उठाते रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की जो इकाई है और उसका नेतृत्व है, उसको लेकर वो बात हमने आला कमान के सामने रखी है और हम चाहते हैं इसका जल्द से जल्द निपटारा हो। सिर्फ 4 महीने हैं चुनाव में और ऐसे में अगर पिछली 2 दफा जीत दर्ज की गई थी तो दूसरी तरफ यह भी रिकॉर्ड है कि 10 में से 9 सीटें हारे हैं। और आखिरकार आला कमान क्या करता है, निगाहें इस पर होंगी क्योंकि कंसर्न्स हमारे बरकरार हैं। देखिए, वहां हमने जो बात कहनी थी, राहुल जी ने बहुत ही पेशेंस के साथ सबकी बात सुनी, सबके पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर डिस्कशन भी हुई अनेकों मुद्दों पर, तो वो ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुद्दे थे, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि मुद्दे नहीं थे, मुद्दे थे, मुद्दे आज भी हैं, लेकिन जो भी मुद्दे हैं या और बात हैं हमारी आपस की हैं या हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में हैं या पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में, जो भी मुद्दे हैं उनको हम पार्टी फोरम में ही उठाएं और मीडिया के माध्यम से पब्लिक में ना जाएं तो ये बेहतर होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विरोधी मानी जाती हैं कुमारी शैलजा और देखना यह है कि सुनी किसकी जाती है। यह बात हरियाणा की। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी क्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान बदले जाएंगे? उनकी कार्यप्रणाली को लेकर विधायक और मंत्रियों में नाराजगी है और यह जताई भी गई है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में पृथ्वीराज चौहान के बदले किसी और बड़े नेता के नेतृत्व में लड़ने की मांग जुट रही है। वो अपने आप में चर्चा में है। वरिष्ठ नेता मानते हैं कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ है, मगर मीडिया के सामने वो इन बातों को रखने से बचना दिखना चाहते हैं। जैसा कि शैलजा जी को आपने देखा, कुछ उसी प्रकार का मिजाज महाराष्ट्र में भी है और डर इस बात का कि जिस तरह का प्रदर्शन हरियाणा और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि ये प्रदर्शन हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी हो।
अलग अलग हर का कोई सवाल था, उसके बारे में हमने उन सवालों को सुलझाने की कोशिश मुख्यमंत्री जी ने हमने बैठ के की है। तो नाराजगी कुछ इश्यू पे रहती है, नाराजगी पूरी तरह इस तरीके से कोई बदलाव लाओ या इस तरीके से किसी ने ये बात नहीं उठाई है। और अब वो खबर जो कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ली गई है। डांस बारों पर पाबंदी जारी रहेगा और इसके लिए डांस बार मालिकों की परेशानी जो बढ़ रही है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं। बीते हफ्ते डांस बार को लेकर नारायण राणे और आर पाटिल के बीच जंग छिड़ गई थी। कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे कांग्रेस छोड़ने की कगार तक पहुंच गए थे। कैबिनेट की बैठक में उनकी डांस बार विधेयक पर गृह मंत्री आर पाटिल से झड़प हो गई थी। आर पाटिल मौजूदा कानून को जारी रखना चाहते थे जबकि नारायण राणे उसमें बदलाव लाना चाहते थे। अब यह तय कर दिया गया है कि जो बैन है हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जारी रहेगा। साल भर पहले यह बैन हटा था लेकिन अब जारी रहेगा और कहा यह जाता है कि 75,000 लोग इस उद्योग में हैं। डांस बार्स के 700 ऐसी जगहें हैं जहां पर डांस बार्स हैं मुंबई में, लेकिन फिलहाल सरकार का यह फैसला और ये बैन डांस बार्स पर जारी रहेगा। और अब एक विराम और आपको बताना है इस विराम के बाद कि बजट सत्र कब से शुरू हो रहा है जुलाई में और सरकार क्या क्या लेकर आ रही है।